हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी.com में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्लेटीहेल्मिन्थीज कंप्लीट कर लिया था। अब जो नेक्स्ट फाइलम है वो है एस्कहेल्मिन्थीज, जिसे निमेटहेल्मिन्थीज या निमेटोडा भी कहा जाता है। एस्कहेल्मिन्थीज या निमेटहेल्मिन्थीज या निमेटोडा। देखो, एस्कहेल्मिन्थीज जो है, यहाँ एस्क यानी होता है कैविटी या गुहा, और हेल्मिन्थ्स यानी हमने पढ़ा था वॉर्म्स या कृमि। तो इसका शाब्दिक अर्थ, एस्कहेल्मिन्थीज का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? कैविटी वॉर्म्स, ऐसे वॉर्म्स या कृमि जिनमें गुहा बनी है, गुहा होती है। तो देखो, पूरा जंतु जो जगत है उसमें सबसे पहले गुहा का जो निर्माण हुआ, जो कैविटी का, सीलोम का जो निर्माण हुआ, वो इन्हीं जंतुओं में हुआ, इसी संघ के जंतुओं में हुआ। इसीलिए इन्हें नाम दिया गया एस्कहेल्मिन्थीज। लेकिन इनमें जो गुहा होती है, इनमें जो सीलोम होती है, देह गुहा जो होती है, वो वास्तविक नहीं होती, मीजोडर्म से लेयर्ड नहीं होती है। इसलिए उसे सूडोसीलोम या कूट गुहा कहते हैं। दूसरा, ये जो निमेटहेल्मिन्थीज है, यहाँ ये जो नीमा वर्ड है, निमेट वर्ड जो है, उसका मतलब होता है थ्रेड, और थ्रेड को हम हिंदी में कहते हैं धागा। और हेल्मिन्थ्स यानी क्या होता है? वो ही कृमि या वॉर्म्स। तो इससे इसका शाब्दिक अर्थ जो निकल रहा है धागा कृमि। इन्हें धागा कृमि भी कहा जाता है, थ्रेड वॉर्म्स भी इन्हें कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका जो शरीर होता है, आप जैसे चित्र में देख रहे हो, इनका शरीर जो है वो लंबा, पतला, धागे समान होता है, धागे समान होता है। इनका शरीर लंबे पतले धागे जैसे लंबे लंबे होते हैं, इसीलिए इन्हें थ्रेड वॉर्म्स या धागा कृमि कहा जाता है। कृमि इसलिए कहा जाता है कि बहुत सारे इनके परजीवी की तरह ये होते हैं, इसलिए कृमि और धागे जैसे हैं, इसलिए इन्हें धागा कृमि कहा जाता है। तो देखो, दो नाम इनके, एक तो कैविटी वॉर्म्स इन्हें कह रहे हैं, थ्रेड वॉर्म्स इन्हें कह रहे हैं। निमेटोडा भी इसी निमेट से ही बना है, थ्रेड वॉर्म्स से ही बना है। ठीक है, तो इस तरह इनके नाम हुआ। इसके अलावा आपको एक और नाम आपको याद रखना है, इन्हें राउंड वॉर्म्स भी कहा जाता है। इन्हें राउंड वॉर्म्स भी कहा जाता है, इन्हें गोल कृमि भी कहा जाता है, इन्हें गोल कृमि भी कहा जाता है। तो देखो, इनके कितने नाम है। एस्कहेल्मिन्थीज भी इन्हें कह रहे हैं, कैविटी वॉर्म्स जिससे अर्थ निकला, निमेटहेल्मिन्थीज भी कह रहे हैं, थ्रेड वॉर्म्स, निमेटोडा। इसके अलावा इन्हें राउंड वॉर्म्स या गोल कृमि भी कहा जाता है। इन्हें राउंड वॉर्म इसलिए कहा जाता है, मान लीजिए ये जीव जो है आपको नज़र आ रहा है, यदि इसका यहाँ से इसका क्रॉस सेक्शन काटा जाए और इसे माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो ये बिल्कुल गोल नज़र आते हैं। इस तरह इनका शरीर नज़र आता है। आप जैसे इसका नीचे वाला हिस्सा देखेंगे तो इस तरीके से कुछ है। तो अगर आप इनका शरीर देखें तो इनका जो क्रॉस सेक्शन देखा जाए तो वो कैसा होता है? गोल होता है। इसीलिए इन्हें राउंड वॉर्म्स या गोल कृमि कहा गया। और इनमें आप एक चीज़ और नोट करें, इनका जो बाहरी शरीर और भीतर इनकी आहार नाल जो ये है, ये ऐसा लग रहा है जैसे एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब रख दी गई है। इसलिए इनका जो बॉडी प्लान है वो ट्यूब विद इन ट्यूब प्रकार का होता है। ट्यूब विद इन ट्यूब, नली में नली प्रकार का। हिंदी में हम इसे कहें नली में नली प्रकार का। तो इनका जो शरीर का जो प्रकार है, इनका जो बॉडी प्लान जो होता है, वो ट्यूब विद इन ट्यूब, नली में नली प्रकार का होता है। क्योंकि इनका शरीर नलिकाकार है, बेलनाकार है, और उसके भीतर जो है वो उनकी जो आहार नाल है वो भी नलिकाकार है। इस वजह से ऐसा महसूस होता है जैसे एक बड़ी नली के अंदर एक छोटी नली रख दी गई। जैसे आपके पेनों के भीतर जो पेन है, पेन के अंदर एक रिफिल और होता है, तो आप वहाँ उसका पीछे से आप देखते हो तो नली के अंदर नली वाली स्थिति नज़र आती है। तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ जो है इनका बॉडी प्लान होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब प्रकार का। तो सबसे पहले हमने इसके नाम से संबंधित देखा कि इन्हें कैविटी वॉर्म्स, थ्रेड वॉर्म्स, राउंड वॉर्म्स और ट्यूब विद इन ट्यूब प्रकार के बॉडी प्लान वाले ये एनिमल्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके जो विशेषताएं हैं, मुख्य लक्षणों में आवास और स्वभाव की। तो इस संघ के जीव जो हैं सभी प्रकार के आवासों में मिल जाते हैं। ये जलीय आवास में भी मिल जाते हैं, जल में भी मिल जाते हैं। तो
ये परजीवी के रूप में भी मिल जाते हैं, परजीवी के रूप में भी होते हैं। ठीक है, कुछ इनमें जो है वो स्थलीय भी होते हैं, स्थल में भी पाए जाते हैं। कुछ इनमें स्वतंत्र जीवी भी होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं, यानी किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं है। परजीवी जो हैं वो परजीवी पादपों में भी परजीवी मिल जाएंगे, प्लांट्स में भी मिल जाएंगे, तो जंतुओं में भी ये परजीवी होते हैं। जैसे पादपों का एक बहुत अच्छा उदाहरण है वो है मिलोइडोगाइन। मिलोइडोगाइन एक इसी संघ का जंतु है जो पादपों को प्लांट्स में डिजीज करता है, पादपों में रोग करते हैं, और इनकी वजह से जो रोग होता है उसे रूट नॉट डिजीज कहते हैं। रूट नॉट डिजीज ऑफ वेजिटेबल्स। फल सब्जियां जो होती है, सब्जियों का जड़ ग्रंथि रोग, सब्जियों में जो जड़ ग्रंथि रोग होता है वो मिलोइडोगाइंस की वजह से होता है, और ये मिलोइडोगाइंस जो है वो इस निमेटोडा संघ के जंतु होते हैं। तो प्लांट्स में परजीवी के रूप में भी तो बहुत महत्वपूर्ण है। ये ऐसे परजीवी हैं जो जंतुओं में तो परजीवी है ही है, प्लांट्स के भीतर भी परजीवी के रूप में मिल जाते हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अभी तक हमने देखा कि प्लांट्स में जंतु कम ही परजीवी हैं, लेकिन ये ऐसे परजीवी हैं जो प्लांट्स के भीतर भी परजीवी की तरह, पैरासाइट की तरह रह सकते हैं। जंतुओं में जो परजीवी के रूप में बहुत अच्छा उदाहरण है जैसे एस्कैरिस, इसी संघ का जंतु एस्कैरिस। जंतुओं में, मनुष्य में जो है वो परजीवी होता है, ये हमारी आंत्र का परजीवी है, इंटेस्टाइन में ये रहता है और हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से, रोगों से ग्रसित करता है। तो इसके स्वभाव और आवास के स्वभाव, ये परजीवी स्वतंत्र जीवी दोनों तरीके से हैं। परजीवी है तो पादप और जंतुओं दोनों में ही परजीवी की तरह मिल जाएंगे। जैसे मिलोइडोगाइन, उससे रूट नॉट डिजीज ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियों का जड़ ग्रंथि रोग इसी वजह से होता है। जंतुओं में एस्केरिस एक अच्छा उदाहरण है जो परजीवी की तरह है, और एस्केरिस से मनुष्य में एस्केरियसिस करके रोग होता है, एस्केरियसिस रोग होता है। चलिए, ये हमने इसके स्वभाव और आवास की बात की। फिर हम बात करते हैं इसके विभिन्न वर्गीकरण के आधारों की। तो इनका जो जनन स्तर जो है वो 3 होते हैं, इसलिए त्रिस्तरीय जीव ये हैं, त्रिस्तरीय है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ये एनिमल है। ये एनिमल कैसे हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक है, त्रिस्तरीय है, इसे त्रिकोरकी भी कहते हैं, त्रिकोरकी या ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो एस्केहेलमिंथीज के जो एनिमल्स हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, त्रिकोरकी होते हैं, यानी कि इनके शरीर का निर्माण 3 जनन स्तर एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म से होता है। तीनों जनन स्तरों से इनका निर्माण होता है। इनका जो शारीरिक संगठन जो होता है वो अंग तंत्र स्तर का होता है, अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन होता है। इनका शारीरिक संगठन जो है वो अंग तंत्र स्तर का होता है। अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम लेवल का इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें इसकी सममिति या सिमेट्री की। तो इनमें सिमेट्री जो होती है, सममिति जो होती है, वो द्विपार्श्व सममित होते हैं। ये द्विपार्श्व सममित होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री इनमें पाई जाती है। द्विपार्श्व सममिति या बाइलेटरल सिमेट्री इनमें पाई जाती है। तो ये सममिति की बात हुई। नेक्स्ट जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं अलग कलर से उसे दर्शा रहा हूँ, इनमें जो देह गुहा पाई जाती है वो कूट देह गुहा होती है। कूट देह गुहा इनमें पाई जाती है। स्यूडोसीलोम इसमें पाई जाती है, स्यूडोसीलोम इनमें पाई जाती है, स्यूडोसीलोम इनमें पाई जाती है, कूट देह गुहा पाई जाती है। यानी कि इनके जो बाहरी जो परत है और आहार नाल के बीच में गुहा तो होती है, लेकिन वो गुहा मीजोडर्म से आश्रित नहीं होती, मीजोडर्म से लाइंड नहीं होती। ये बहुत महत्वपूर्ण है, मीजोडर्म से लाइंड नहीं है। और मीजोडर्म से लाइंड नहीं होने के कारण ही ये जो गुहा है वो कहलाती है कूट गुहा।
पूरे जंतु जगत में केवल एक संघ है जिनमें कूट गुहा पाई जाती है और वो है एस्केहेलमंथीज या निमेट हेलमंथीज। ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम्स में सीधे सीधे प्रश्न आता है कि कूट गुहा का उदाहरण है, कूट गुहा किस में पाई जाती है? तो केवल एकमात्र संघ है एस्केहेलमंथीज जिसमें कूट गुहा पाई जाती है, स्यूडोसीलोम पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इनमें जो गुहा है वो पाई तो जाती है लेकिन वो गुहा मीजोडर्म से लाइंड नहीं होती, चारों तरफ से मीजोडर्म से लाइंड नहीं है, कवर्ड नहीं है, आश्रित नहीं है, इसीलिए इन्हें कहते हैं कूट देह गुहीय एनिमल इन्हें कहते हैं। फिर और आधारों की अगर बात करें तो इसके अलावा आधार है इनमें खंडी भवन की बात करें, सेगमेंटेशन खंडी भवन, तो इनमें खंडी भवन नहीं पाया जाता है, शरीर में इनमें खंड नज़र नहीं आते हैं। इसके अलावा हम बात करें नोटोकॉर्ड की, तो नोटोकॉर्ड भी इनमें नहीं पाई जाती। जब नोटोकॉर्ड नहीं है तो ये श्योर है कैसे होंगे, नॉन कॉर्डेट्स में ये रखे जाएंगे। इसके बाद जो अगला वर्गीकरण का आधार है वो आपको नोट करना है, पहले वालों में हमने नहीं पढ़ा है वो क्योंकि उनमें ऐसा था नहीं। अब आपको एक और वर्गीकरण का आधार बढ़ाना है, जैसा कि हमने वर्गीकरण के आधार वाले में वीडियो में हमने पढ़ा था। यदि आपने वो नहीं पढ़ा तो नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, पहले आप उसे पढ़ें, आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बात करें इसमें कि ये जो जीव है, जो इनका जब निर्माण हो रहा होता है, जब इनका भ्रूणीय विकास हो रहा होता है तो उस समय बनता है ब्लास्टोपोर। उसके जो ब्लास्टोपोर जो बनता है और उस ब्लास्टोपोर से मुख का निर्माण होता है, और ऐसे जीव जिनमें ब्लास्टोपोर से मुख बनता है वो प्रोटोस्टोमिया कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? प्रोटोस्टोमिया। तो जो एस्केहेलमंथीज संघ है वो प्रोटोस्टोम्स होते हैं, उनमें प्रोटोस्टोमिया के जीव शामिल है, यानी कि उनमें गैस्ट्रुला अवस्था में जो ब्लास्टोपोर बना वो ब्लास्टोपोर मुख का निर्माण करता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ये बात, प्रोटोस्टोमिया हम किन्हें कहते हैं? जिनमें किससे? ब्लास्टोपोर से, ब्लास्टोपोर जो होता है उस पोर से माउथ का निर्माण होता है, मुख का निर्माण होता है, तो वो प्रोटोस्टोम्स कहलाते हैं, प्रोटोस्टोमिया कहलाते हैं। और जिनमें ब्लास्टोपोर से एनस या गुदा का निर्माण होता है उन्हें हम ड्यूट्रोस्टोम्स कहते हैं। जो इकाइनोडर्म, हेमिकॉर्ड और कॉर्डेटा जो होते हैं वो ड्यूट्रोस्टोम्स होते हैं। तो यहीं से आपको ये बात नोट कर लेनी है, एस्केहेलमंथीज से लेकर मोलस्का तक के एनिमल जो है वो प्रोटोस्टोमिया में शामिल है, और इकाइनोडर्मेटा से कॉर्डेटा तक जो है वो क्या कहलाते हैं? ड्यूट्रोस्टोम्स कहलाते हैं। तो ये हमने इसके वर्गीकरण के आधार पढ़े कि ये त्रिस्तरीय या त्रिकोरकी होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल का इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, सिमेट्री इनमें बाइलेटरल सिमेट्री द्विपार सममिति पाई जाती है, स्यूडोसीलोम या कूट देह गुहा पाई जाती है क्योंकि मीजोडर्म से ये लाइन नहीं होती, सेगमेंटेशन इनमें होता नहीं, नोटोकॉर्ड इनमें नहीं पाई जाती, प्रोटोस्टोमिया के ये एनिमल्स होते हैं। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम इसे अगला पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम इसके जो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं वो देखें। तो इनका जो ये शरीर होता है, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हो, इनके शरीर की एक विशेषता ये है कि इनके शरीर जो है वो लंबे पतले धागे नुमा बेलनाकार शरीर लंबे होते हैं। इनमें मेल और फीमेल को आप आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, और इसीलिए इनमें पाई जाती है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, या हम इसे हिंदी में कहते हैं लैंगिक द्विरूपता। इनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इनमें पाया जाता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म या लैंगिक द्विरूपता, यानी कि लैंगिक रूप से इनमें दो रूप पाए जाते हैं। सीधे हम शब्दों में कहें तो लैंगिक रूप से दो रूप पाए जाते हैं। दो रूप, लैंगिक रूप से दो ही रूप होते हैं, एक नर होता है और एक मादा होता है। अगर आप नर और मादा को आसानी से पहचान लो देखकर ही कि ये नर है ये मादा है, तो उसे हम लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। जैसे यहाँ आप इस चित्र में देख रहे हो, फीमेल जो होती है आकार में बड़ी मोटी और पीछे इसका जो पूंछ भाग है वो सीधा होता है, जबकि मेल जो होता है वो मेल जो है छोटा
पतला और पीछे वाले भाग से, इसका टेल पार्ट से ये कुंडलित होता है, कॉइल्ड होता है। ये इसका पहचान का लक्षण है। तो हम आसानी से इस तरह पहचान सकते हैं, अगर कॉइल्ड पार्ट है पीछे का, इस तरह मुड़ा हुआ भाग है तो वो मेल होगा, अगर पीछे से इसका टेल पार्ट सीधा है तो वो फीमेल होगी। और इस तरह के कैरेक्टर को हम लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये एस्केरिस का है, जिसमें इसका शुरुआती जो भाग है वहाँ मुख है, अंत में इसके गुदा पाई जाती है, एनस पाया जाता है, कुछ एक्सक्रेटरी पोर्स है, जेनाइटल पोर्स है। मेल में जो है वो जेनाइटल पोर, एक्सक्रेटरी पोर और उनका जो एनस है वो तीनों एक ही कॉमन पोर द्वारा, कॉमन रंध्र द्वारा खुलता है, जिसे क्लोएकल एपर्चर कहते हैं, क्लोएका कहते हैं, हम सीधे शब्दों में क्लोएका भी कहते हैं। तो मेल और फीमेल को यदि आप आसानी से पहचान सको उनको बाह्य लक्षणों के आधार पर ही, तो इस तरह की इस रूपता को लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। इनके शरीर पर मोटा क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। इनके शरीर पर मोटा क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है जो इनकी रक्षा करता है, बहुत सारे परजीवी की तरह है। इसलिए इनका एक परजीवी लक्षण है कि इनके शरीर पर मोटा क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है जो इनकी सुरक्षा करता है। एक प्रोटेक्टिव लेयर है इनके शरीर के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट इनके शरीर इस क्यूटिकल के नीचे इनके पाई जाती है अधिचर्म एपिडर्मिस, अधिचर्म एपिडर्मिस। और इनकी एपिडर्मिस अधिचर्म की बहुत बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि वो बहुकेंद्र की होती है। वो कैसी होती है? बहुकेंद्र की होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि एक ही कोशिका में 2 से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। और इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? संकोशिक अवस्था कहते हैं, सिंसीशियल अवस्था कहते हैं, या संकोशिक अवस्था, सिंसीशियल स्टेज उसे कहते हैं। तो इनकी अधिचर्म का ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है एपिडर्मिस का, कि वहाँ जो सेल्स होती है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, सिंसीशियल कंडीशन में वो पाई जाती है। अधिचर्म के नीचे ही इनके पेशी स्तर भी पाया जाता है। तो पेशी स्तर यहाँ पाया जाता है, उपस्थित होता है, जिनमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स वगैरह इनमें पाई जाती है। सर्कुलर मसल्स इनमें नहीं होती है, वर्तुल पेशियाँ इनमें नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें हम इनके पाचन की, तो इनमें पूर्ण विकसित आहार नाल पाई जाती है। पूर्ण विकसित इनमें आहार नाल पाई जाती है। आहार नाल प्रेजेंट होती है, पाई जाती है। इनमें पूर्ण विकसित आहार नाल होती है, यानी कि मुख से लेकर गुदा तक दोनों ओपनिंग भी होती है और पूर्ण विकसित होती है, जिसमें मुख गुहा, ग्रसनी, आंत्र, गुदा ये सब इनमें पाए जाते हैं। लेकिन इनके आहार नाल का एक और महत्वपूर्ण कैरेक्टर कि इनमें पेशीय ग्रसनी पाई जाती है, जो अपने एनसीईआरटी में अलग से लिखा हुआ है। तो ऐसे बिंदु आपको जरूर नोट करने हैं कि इनकी आहार नाल में पेशीय ग्रसनी पाई जाती है। पेशीय ग्रसनी पाई जाती है। मस्कुलर फेरिंग्स इनमें पाया जाता है, मस्कुलर फेरिंग्स पाया जाता है, पेशीय ग्रसनी पाई जाती है। ये ग्रसनी वास्तव में करती क्या है? ये ग्रसनी जो है वो परजीवियों में होस्ट से पोषक पदार्थों को चूसने में सहायता करती है। यानी कि हम सीधे शब्दों में कहें, एक वर्ड में कहें तो ये चूषण में सहायता करती है, पेशीय ग्रसनी, मस्कुलर फेरिंग्स। तो इनका जो पाचन तंत्र है, जो आहार नाल है, वो पूर्ण विकसित है। मुख से लेकर गुदा तक सभी अंग इनमें पाए जाते हैं और पेशीय ग्रसनी विशेष है जो उनके चूषण में सहायता कर रही है, जो इनका एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। पाचन के बाद हम बात करें इनमें श्वसन की, तो इनमें श्वसन और दूसरा एक तंत्र है परिसंचरण तंत्र। श्वसन और परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होते हैं, दोनों के दोनों नहीं पाए जाते। इनमें ना तो श्वसन तंत्र पाया जाता है और ना ही परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो फिर ये इस तरीके से इन श्वसन करेंगे कैसे? जब इनमें श्वसन तंत्र नहीं है तो इनकी जो त्वचा है ये उसी त्वचा से ही, सामान्य सतह से ही वो ही विसरण विधि द्वारा श्वसन करते हैं। और परिसंचरण कैसे करते हैं?
तो इनमें जो ये कैविटी जो होती है, जो सीलोमिक कैविटी होती है, उसमें फ्लूइड भरा होता है, जिसे सीलोमिक फ्लूइड कहते हैं। उस फ्लूइड के फ्लो से ही, उसके बहते रहने से ही लगातार परिसंचरण हो जाता है, लेकिन उसके लिए कोई विशेष अंग या कोई तंत्र नहीं पाया जाता। तो हम कह सकते हैं इनमें श्वसन और परिसंचरण तंत्र नहीं होता। श्वसन ये अपने शरीर की सतह द्वारा ही करते हैं, परिसंचरण ये अपने सीलोमिक फ्लूइड द्वारा कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करें इनमें उत्सर्जन की। उत्सर्जन, हर एक संघ में उत्सर्जन बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको याद रखना है। इनमें जो उत्सर्जन होता है वो उत्सर्जन रेनेट कोशिकाएं द्वारा होता है। रेनेट सेल्स द्वारा इनमें उत्सर्जन होता है, रेनेट कोशिकाओं द्वारा, या कहीं जगह रेनेटे लिखा होगा तो रेनेट या रेनेटे कोशिकाओं द्वारा इनमें उत्सर्जन होता है, जो हमारे एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी में सिर्फ इतना लिखा है, जो आपको वो भी याद रखना है कि इनमें उत्सर्जन नाल द्वारा जो है, उत्सर्जन नालें जिन्हें हम प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं, तो आप प्रोटोनेफ्रिडिया से भी कर सकते हो। इनमें उत्सर्जन जो है वो उत्सर्जन नाल द्वारा होता है, और उत्सर्जन नाल जो है वो एक रंध्र द्वारा बाहर खुलती है, उत्सर्जन रंध्र द्वारा, और उन रंध्रों द्वारा जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उन्हें बाहर करते हैं। तो इनमें उत्सर्जन नाल से उत्सर्जन छिद्र द्वारा होकर बाहर, और ये काम कर कौन रहा है, वास्तव में ये रेनेट कोशिकाएं करती है। ये रेनेट कोशिकाएं कुछ एच आकार की होती है, कुछ इस आकार की ये कोशिकाएं होती है, और इनमें इस तरह पोर होता है जिसके द्वारा ये उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालती है। तो रेनेट कोशिकाएं उत्सर्जन का काम कर रही है, किसमें, एस के हेलमंथीज में। तो ये नोट करना है, बहुत महत्वपूर्ण है, रेनेट कोशिकाएं। बात करें इनके तंत्र, तो इनमें जो तंत्रिका तंत्र है वो एस के हेलमंथीज से थोड़ा और विकसित है, और इनमें जो है एक नर्व रिंग पाई जाती है, इनके ऊपरी भाग पर नर्व रिंग पाई जाती है, और नर्व कोड भी पाया जाता है। नर्व कोड प्रेजेंट होता है, नर्व कोड भी पाया जाता है। हमेशा ध्यान रखना, जितने भी नॉन कोऑर्डिनेट्स है, सभी नॉन कोऑर्डिनेट्स में नर्व कोड हमेशा वेंट्रल साइड में अधर भाग में होता है, ठोस होता है और दोहरा होता है। कहाँ होता है नर्व कोड, हमेशा कहाँ होता है, अधर भाग में होता है। कैसा होता है, ठोस सॉलिड होता है, और कितना होता है, हमेशा 2 होता है, दोहरा होता है, डबल होता है। तो ये हर एक नॉन कोऑर्डिनेट का ये कैरेक्टर है। जितने भी नॉन कोऑर्डिनेट्स है, यानी कि इकाइनोडर्म्स तक, सभी में यही कैरेक्टर होता है कि उनमें नर्व कोड अधर भाग में ठोस और डबल होता है। तो हमने यहाँ तंत्रिका तंत्र, जितने भी इनके फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स वो देखे। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद हम इसके जनन और उदाहरण को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं इसके जनन की। तो जनन जब भी पढ़ेंगे, जनन से संबंधित और कैरेक्टर्स भी साथ हम पढ़ेंगे, जैसे कि ये जीव कैसे होते हैं। तो ये सभी जीव जो हैं वो एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी मोनोसेक्सुअल होते हैं, यानी कि नर और मादा दोनों अलग होते हैं, जिसे एक लिंगाश्रयी या डायोसियस भी कहते हैं। एक लिंगी होते हैं। दूसरा, इनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि आप नर और मादा को आसानी से पहचान सकते हो, उसी को हम कहते हैं लैंगिक द्विरूपता। बात करें इनमें जनन, तो इनमें लैंगिक जनन होता है, यानी कि युग्मकों द्वारा जनन होगा। नेक्स्ट हम इनके बात करें निषेचन की, कि इनमें निषेचन कहाँ होता है, शरीर के भीतर होता है या शरीर के बाहर होता है। तो इनमें जो जनन होता है, लैंगिक जो युग्मक बन रहे हैं, जो नर युग्मक और मादा युग्मक बन रहे हैं, वो शरीर के भीतर ही उनका निषेचन होता है। और जब निषेचन शरीर के भीतर होता है तो उसे हम कहते हैं आंतरिक निषेचन। तो इनमें आंतरिक निषेचन होता है, जो बॉडी के भीतर ही, शरीर के भीतर ही होता है। नेक्स्ट बात करें इनमें परिवर्धन कैसे होता है, तो इनका परिवर्धन प्रत्यक्ष प्रकार का भी होता है, तो कुछ में अप्रत्यक्ष परिवर्धन भी पाया जाता है।
प्रत्यक्ष परिवर्धन भी करते हैं, यानी कि ये अंडे से या उनका जो है सीधे उससे किसका निर्माण हो रहा है, वयस्क का हो रहा है। अप्रत्यक्ष में बीच में लार्वा अवस्था बनती है और इनका जो लार्वा है वो है रैबिडिटीफॉर्म, रैबिडिटीफॉर्म लार्वा, याद रखना है, ये इनके लार्वा का नाम है। तो अप्रत्यक्ष परिवर्धन जब होगा तो लार्वा बनेगा और लार्वा को रैबिडिटीफॉर्म लार्वा कहा जाता है। तो ये एक लिंगी जीव है, लैंगिक द्विरूपता इनमें पाई जाती है, लैंगिक जनन करते हैं, निषेचन शरीर के भीतर आंतरिक निषेचन होता है। परिवर्धन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से होता है। जब परिवर्धन अप्रत्यक्ष होगा तो उसे रैबिडिटीफॉर्म लार्वा कहा जाएगा, बीच में जो बनने वाला है उसे। ठीक है, ये हमने बात की इसके जनन की। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की, इसके उदाहरणों की। जैसा सबसे पहले चित्र आप देख रहे हो और ये उदाहरण है एस्कैरिस। एस्कैरिस इसे गोलकृमि कहा जाता है, राउंड वॉर्म इसे कहा जाता है। एस्के हेलमिंथेस का सबसे महत्वपूर्ण टिपिकल एनिमल का ये एग्जाम्पल है। दूसरा बहुत बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण वो है दूसरा फाइलेरिया कृमि जिसे कह रहे हैं, और उसे कहते हैं वूचेरेरिया। एक ध्यान रखना है, कई बच्चे इसे वूचेरिया ही पढ़ते हैं, नहीं, वूचेरेरिया, वूचेरेरिया। इसे फाइलेरिया कृमि भी कहा जाता है, फाइलेरिया कृमि भी इसे कहा जाता है, फाइलेरिया कृमि इसे कहा जाता है, वूचेरेरिया। और इसकी वजह से मनुष्य में हाथी पांव रोग होता है, हाथी पांव रोग वूचेरेरिया से होता है। और इसी रोग का दूसरा नाम है फाइलेरिया से फाइलेरियसिस भी कहते हैं। वूचेरेरिया से जो रोग हो रहा है उसे फाइलेरियसिस कहा जाता है। तो वूचेरेरिया बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मनुष्य के जो लिम्स होते हैं, खास करके हाइंड लिम्स यानी कि पैर, और पैर जो होते हैं उन पैरों पर स्थायी रूप से स्वेलिंग आ जाती है। वहाँ जो लसिका वाहिनियाँ जो है, उन लसिका तंत्र में जो है वो स्थायी रूप से स्वेलिंग आ जाती है, सूजन रहता है, और उस सूजन की वजह से पैर जो है बड़े आकार के हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। हाथी पांव रोग इसलिए कहा जाता है, हाथी के पांव की तरह अपना मनुष्य का पैर हो जाता है। और इस रोग को फाइलेरियसिस कहते हैं। किससे हो रहा है? वूचेरेरिया, और इसकी जाति ब्रैंकोफ्टाई उससे होता है। नेक्स्ट एक और उदाहरण है ड्रेकनकुलस। ड्रेकनकुलस, ड्रेकनकुलस से होता है, इसे गिनी कृमि कहते हैं, गिनी कृमि। और इसकी वजह से जो रोग होता है उसे नारू रोग कहते हैं। आपने नारू रोग का नाम सुना होगा, छोटी कक्षाओं में नारू रोग, वो होता है ड्रेकनकुलस से, जिसका साधारण नाम है गिनी कृमि इसे कहते हैं। इसके अलावा एक एग्जाम्पल है एनसाइलोस्टोमा, एनसाइलोस्टोमा, एनसाइलोस्टोमा। एनसाइलोस्टोमा को हुक वॉर्म कहा जाता है, हुक वॉर्म कहा जाता है, हुक वॉर्म कहा जाता है एनसाइलोस्टोमा से। तो चार महत्वपूर्ण उदाहरण है। एस्कैरिस जिसे गोलकृमि कहते हैं, वूचेरेरिया जिसे फाइलेरिया कृमि कहते हैं, जिसे फाइलेरियसिस रोग होता है। एस्कैरिस से भी मनुष्य में रोग होता है और उसे एस्कैरियसिस कहते हैं। इनका जो ज़्यादातर संचरण जो होता है वो दूषित जल, दूषित खाना या मिट्टी द्वारा होता है। मिट्टी में खेलने से, मिट्टी में अगर इनके लार्वा है तो ये आपके शरीर में भीतर प्रवेश कर जाते हैं, आपके खुले ओपनिंग द्वारा या सीधे त्वचा द्वारा भी ये आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और इस तरह की बीमारियां होती है। एस्कैरिस से एस्कैरियसिस, वूचेरेरिया से फाइलेरियसिस जिसे फाइलेरिया कृमि कह रहे हैं, ड्रेकनकुलस से नारू रोग होता है जिसे गिनी कृमि कहते हैं, और एनसाइलोस्टोमा इसे हुक वॉर्म कहा जाता है, हुक कृमि कहा जाता है, या हिंदी में अंकुश कृमि कहा जाता है, अंकुश कृमि इसे कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आज हमने फाइलम एस्के हेलमिंथेस कंप्लीट किया। यदि वीडियोज आपको पसंद आते हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।